हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, हम इतिहास को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के प्राग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया है। प्राग ऐतिहासिक काल में यानी इतिहास में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो एक बार उसका रिविज़न कर लेते हैं। पहले हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वो प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की खोज किसने की? हेरोडोटस ने इतिहास की खोज की। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसे पाषाण काल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसे पाषाण काल नाम दिया गया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पुरा पाषाण काल क्या है? सबसे पुराना काल पुरा पाषाण काल, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की कौन सी चीज़ें फेमस हैं? जिसमें छोटे पत्थरों का यूज किया जाता था, छोटे हथियारों का यूज किया जाता था, और इसमें अंतोष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नव पाषाण काल क्या है? नव पाषाण काल में हमें कृषि की खोज, अस्थायी निवास बनाकर रहना और पशुपालन करना, पहिए की खोज, मनके यानी अर्थात घड़े की खोज, यह सब किसमें हुआ? नव पाषाण काल में। उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई, जिससे औद्योगिकरण का स्टार्टिंग हुआ। इसको विस्तृत से पढ़ने के लिए आप हमारे इसके पहले के वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हमने इसको विस्तृत से पढ़ाया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आग ऐतिहासिक काल। आज हम आग ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। आग ऐतिहासिक काल जिसमें चीज़ें लिखी तो गई हैं, हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि ऐसे भाषा में लिखा है, ऐसी लिखावट हुई है जिसका आज तक डिकोडिंग नहीं किया जा सका है। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? आपके दिमाग में यह बात आएगा, अगर हमने लिखित चीज़ें नहीं प्राप्त की तो इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो पुरातात्विक साक्ष्य, जो हमें पुरानी वस्तुएं खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, वहाँ से हमें आग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है वह सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, आपसे पूछा जाता है कि शहरी सभ्यता है कि ग्रामीण सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह शहरी सभ्यता है। यहाँ पर सब कुछ, नालियाँ व्यवस्थित थी, घर व्यवस्थित थे, पक्के ईंट के मकान मिले हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े कमरे मिले हैं, बाथरूम मिला है, स्नानागार जिसे कहते हैं, अन्नागार, सब कुछ यहाँ पर मिला है। इससे पता चलता है कि यह कैसी सभ्यता थी, तो यह शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो एक सिंधु नदी है जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, सिंधु नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें पहली बार कहाँ से प्राप्त हुई? तो जब खुदाई हो रही थी, जैसे कोई घर बना रहा है, कोई किसी चीज़ कुआं खुदाई कर रहा है, तो वहाँ से हमें नीचे कुछ चीज़ें मिल जाएं, ईंट मिल जाए, कुछ बर्तन मिल जाए, ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाएं, तो हड़प्पा की खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला था। हड़प्पा की खुदाई, तो इसे हम क्या नाम दे दिए? इसे हम हड़प्पा की सभ्यता नाम दे दिए हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन नाम के एक लोग हैं, एक साइंटिस्ट है, पुरातात्विक हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। लेकिन इसका जो सर्वेक्षण है, इसकी जो पूरी तरह से खोजबीन है, वह किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता, आपसे पूछा जाता है कि कितने दूर में फैली हुई है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता कितने दूरी में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु, अगर किसी चीज़ का खोज हो रहा है तो ये तो पता चल गया कि खुदाई के दौरान कोई चीज़ प्राप्त हुई है, तो उसे हम नाम कैसे देंगे? किसने नाम दिया कि यह सिंधु सभ्यता है? किसने दिमाग लगाया कि यह सिंधु नदी के तट पर है, तो इसे सिंधु सभ्यता कहा गया? तो जॉन मार्शल एक पुरातात्विक वैज्ञानिक हुआ करते थे, इनके द्वारा इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई की थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे क्या? नहीं।
सिंधु सभ्यता में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका था। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इंडस रिवर के तट पर स्थित था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु। सबसे पहली जानकारी कहाँ पर प्राप्त हुई? तो हड़प्पा की खुदाई में। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी कहाँ प्राप्त हुई? जब हड़प्पा की खुदाई की गई, वहाँ पर सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी प्राप्त हुई। इसे सिंधु सभ्यता किसने कहा? चार्ल्स मैसन ने। सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने। जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का क्या किया? सर्वेक्षण किया। आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर में फैली है, तो आप बताएंगे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अच्छा, पूछा जाए सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? तो जॉन मार्शल नामक साइंटिस्ट ने सिंधु सभ्यता का क्या किया था? नाम रखा था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। पहली खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता किस आकार में पाया गया? त्रिभुजाकार में। किस कार में? त्रिभुजाकार में पाया गया। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसके पहले हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल में यानी पाषाण काल में बताया था कि यहाँ के जो मानव हुआ करते थे वह आखेट किया करते थे, केवल भोजन संग्रह किया करते थे, या विकसित बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन सिंधु सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी। प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल के लोग कैसे हुआ करते थे? वो ग्रामीण सभ्यता थी उनकी। वो घर बनाना तो सीख लिए थे, कृषि करना भी सीख लिए थे, लेकिन उनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसका विकास कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व से लेकर यानी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। आप देख रहे हैं सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो आपको पता है दिशाएं 4 हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, अगर आपके दाहिने साइड पूछा जाए तो पूरब, और बाएं साइड, बाएं हाथ के साइड पश्चिम, यानी उत्तर के साइड ऊपर के साइड नॉर्थ, नीचे के साइड साउथ, दाहिने हाथ के साइड क्या है? राइट हैंड के साइड क्या है? ईस्ट, और लेफ्ट हैंड के साइड पश्चिम। तो उत्तर में यह मांडा यानी जो चिनाब नदी है वहाँ तक विकसित हुई है, और दक्षिण में यह दायमाबाद यानी प्रवरा नदी तक विकसित हुई है। अगर पूरब में पूछा जाए सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ, तो आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी के किनारे तक फैला हुआ है, और पश्चिम में सुतकार्डेडोर दासक नदी के किनारे तक फैला हुआ है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता अब आप इसके बारे में कुछ पढ़ें। इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान के सुतकार्डेडोर में की जो दासक नदी के तट पर स्थित है, इसको हमने आपको अभी बताया। और उत्तरी सीमा कहाँ तक फैली हुई? तो मांडा तक, कश्मीर के मांडा तक चिनाब नदी के तट पर। पूर्वी में कहाँ? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में जो हिंडन नदी के किनारे है। और दक्षिण में कहाँ? दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है? महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे तक सिंधु सभ्यता फैली हुई है। सिंधु सभ्यता में कुछ प्रमुख स्थल भी पाए गए, जैसे हड़प्पा। और कौन कौन से स्थल थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और कौन से थे? चहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल और रंगपुर। कौन कौन से प्रमुख स्थल पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल और रंगपुर। यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो एक एक करके इन स्थलों के बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। पहला जो स्थल था वो हड़प्पा। पहली खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की, 1921 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी की। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है? तो यह रावी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। रावी नदी कहाँ है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा में कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा में हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे
कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है। कुम्हार का चाक क्या होता है? जिसके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसे हम कुम्हार के चाक कहते हैं। जो चाक होता है जिसपे मिट्टी को आकार दिया जाता है, वह प्राप्त हुआ है। अन्नागार प्राप्त हुआ है। श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की मूर्ति यानी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लकड़ी की ओखली, लक्कड़ का ताबूत यानी लकड़ी की जो है वो ताबूत प्राप्त हुई है। और कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। और हाथी का कपाल यानी हाथी की खोपड़ी प्राप्त हुई है। स्वास्तिक का चिन्ह भी कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता में। स्वास्तिक टाइप का एक चिन्ह था जिसे आज हम लोग स्वास्तिक के नाम से जानते हैं, उस टाइप का एक सिंबल भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है? कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है जिसमें अनाज रखा जाता है। श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है जिसमें ये मतलब छोटे छोटे पार्ट हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो उसे देखकर एक अंदाज़ा लगाया गया है कि यह क्या होगा, या श्रमिक आवास होगा। दिन भर मजदूरी करता होगा, उसके बाद अपने आवास में छोटे छोटे कमरे हैं, तो इसलिए उसे श्रमिक आवास नाम दे दिया गया। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। लकड़ी की ओखली जिसमें पहले धान कूटा जाता था, आजकल लोहे का बन गया है, और तांबे जस्ते आज आदि चीज़ों का आता है। तो हड़प्पा काल में लकड़ी की ओखली प्राप्त हुई है। और इसमें लकड़ी की ताबूत प्राप्त हुई। ताबूत क्या है? जैसे मिस्र काल में आपने देखा होगा ताबूत में लोगों को दफन, जैसे आज भी आप क्रिश्चियन लोगों को देखते होंगे, ताबूत में लोगों को दफन कर देते हैं। एक लकड़ी का बॉक्स होता है, बक्से टाइप संरचना होती है, वही उसमें लोगों को अंदर रख के लेप ओप लगा के दफना दिया जाता है। तो वह लकड़ी का ताबूत कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा सभ्यता से। और RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। हाथी की खोपड़ी प्राप्त हुई है। और स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। किस काल में? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की। उसके बाद जो दूसरा सभ्यता आता है वह आता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इसकी खुदाई कब हुई थी? तो इसकी खुदाई भी 1921 में हुई थी। इसके बारे में अगर विस्तृत रूप से आपको समझना है तो मोहनजोदड़ो नामक एक पिक्चर है, उसे आप जरूर देखिएगा। उसमें पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाया गया है। यानी जो श्रमिक लोग हुआ करते थे वह नीचे रहा करते थे, और जो थोड़ा व्यापारी हुआ करते थे वह ऊपर घर बनाकर रहा करते थे। मोहनजोदड़ो पिक्चर में इसकी पूरी विस्तृत बहुत अच्छे से ही दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यह भी सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे अनेक शहर हमने आपको बताया, तो उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला पाया गया है। मृतकों का टीला क्या है? जैसे वहाँ पर कई सारे लोगों को दफना दिया गया है और खूब ऊंचाई तक, जैसे पहाड़ होते हैं, उसका शेप दे दिया गया है, तो उसे क्या कहा गया? मृतकों का टीला। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे हमने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुआ, उसी तरह मोहनजोदड़ो में भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे पुरोहित आवास। पुरोहित आवास क्या होता है? पुरोहित कौन होते हैं? जैसे पंडित, जो लोग हमारे घर पे हवन पूजा पाठ कराने आते हैं उन्हें हम पुरोहित कहते हैं। उनका आवास मिला है। नहाने के लिए कुआं मिला है, यानी घर में कुआं, घर में ही कुआं मिला है। विशाल स्नानागार मिला है। अन्नागार मिला है जिसमें अनाज, विशाल स्नानागार जिसमें नहाया जाता है। अन्नागार जिसमें अन्न के भंडार किए जाते हैं। सूती वस्त्र प्राप्त हुआ। सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। सबसे चौड़ी सड़क, हमने आपको बताया कि यह विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, तो उसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें पाई गई, लेकिन सबसे चौड़ी सड़क कहाँ पर पाई गई? तो वह मोहनजोदड़ो में पाई गई। सभागार यानी जहाँ पर सभा लगते थे, जहाँ पर जैसे राजा महाराजा बैठा करते थे, सभा लगता था। आप इसको मोहनजोदड़ो फिल्म में बहुत बखूबी समझ पाएंगे कि सभा क्या होता है। वहाँ पर दिखाया गया है कि राजा गद्दी पर बैठता है और आसपास लोग जो हैं मंत्री बैठते हैं, सभा लगती है। तो सभागार कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में। पशुपति शिव जी, पशुपति शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी, जिसे आज हम शिव जी का जो नृत्य रूप है होता है, जो शिव जी नाचते हुए जो बना है, वह कांसे की, कहाँ से? यहीं से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। तांबे का ढेर यानी तांबे की भी खूब ढेर सारा इकट्ठा करके तांबा रखा गया था। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का सबसे विकसित चीज, सबसे फेमस चीज क्या था? तो अन्नागार। अन्नागार
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या भवन मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा इमारत कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में पाया गया। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे चहुदड़ो, रोपड़, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर। यह सब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।